हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी अच्छे होंगे और पॉलिटी का आनंद ले रहे होंगे। तो पिछला लेक्चर में जहां हम लोग स्टॉप किए थे वहीं से आज कंटिन्यू करते हैं। पिछला लेक्चर में हम लोग अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 को समझे थे। आज हम लोग अनुच्छेद 3 को समझने जा रहे हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है वो समझिए। वो कहता है राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। अब आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा, अनुच्छेद 2 में भी मैंने राज्यों का ही बात किया था, लेकिन मैंने वहां बताया था कि केंद्र शासित प्रदेश या अधिगृहित क्षेत्र को जब राज्य का दर्जा देना हो तब अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल करते हैं। अनुच्छेद 3 किसके लिए है? जो राज्य पहले से अस्तित्व में है। राज्य पहले से अस्तित्व में है, राइट ना। यानी राज्य पहले से एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश जानते हैं क्या हुआ? आंध्र प्रदेश से क्या हुआ? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का निर्माण कर दिया गया। तेलंगाना। बिहार था ना, बिहार से किसका निर्माण हुआ? झारखंड का। यानी पहले से ये राज्य एग्जिस्ट करते थे। अब इन पुराने राज्यों से हमने क्या किया? इनके कुछ क्षेत्रों को अलग करके एक नया राज्य बना दिया। बिहार एग्जिस्ट करता था, बिहार के कुछ क्षेत्रों को अलग करके काट करके एक नया राज्य बना दिया, झारखंड। तो आइए अब अनुच्छेद 3 समझते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 संसद को शक्ति देता है। अनुच्छेद 3 किसको शक्ति देता है? संसद को शक्ति देता है। क्या? कि वो राज्य का निर्माण करे। कैसे करे? तो जो राज्य पहले से एग्जिस्ट कर रहा था उसके कुछ क्षेत्र को अलग करके एक नए राज्य का निर्माण कर दे, या दो राज्यों के क्षेत्र को मिला दे और उन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर एक तीसरा नया राज्य का निर्माण कर दे। दो अलग अलग राज्य हैं, उन पहले राज्य से कुछ क्षेत्र लिया और दूसरे राज्य से कुछ क्षेत्र लिया और दोनों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर दिया। या हो सकता है कि उस राज्य की क्षेत्र जो ना, राज्य का क्षेत्र, उस राज्य के क्षेत्र को बढ़ा दे, या राज्य के जो क्षेत्र है उसको घटा दे, या हो सकता है राज्य के सीमा में परिवर्तन कर दे, या हो सकता है राज्य का नाम ही परिवर्तन कर दे। राज्य का नाम में परिवर्तन मतलब क्या? अगर किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करना हो तो वहां पर संसद अनुच्छेद 3 का उपयोग करती है। अगर किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करना हो, उसका क्षेत्र को बढ़ाना हो या घटाना हो, तो वहां पर संसद किस अनुच्छेद का इस्तेमाल करती है? अनुच्छेद 3 का। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण हुआ, अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल हुआ। बिहार से झारखंड का निर्माण हुआ, अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल हुआ। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, राइट ना। तो अब अनुच्छेद 3 जो है ना, वो दो शर्त रखता है। कितने शर्त? 2। ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कहता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा या नोट्स बनाते चलिएगा और समझते चलिएगा, ठीक ना। तो अनुच्छेद 3 2 शर्त रखता है। शर्त नंबर पहला कि अगर संसद चाहती है कि वो पहले से जो राज्य अस्तित्व में उसमें से कुछ क्षेत्र को अलग करके एक नए राज्य का निर्माण करे, या राज्य का क्षेत्र घटाए या बढ़ाए, या राज्य के सीमा में परिवर्तन करे, या राज्य का नाम में परिवर्तन करे, तो उसको जो विधेयक लाएगी ना, संसद जो विधेयक लेकर आएगी, उस विधेयक को सबसे पहले राष्ट्रपति का पूर्व मंजूरी मिलना चाहिए। किसका? राष्ट्रपति का पूर्व मंजूरी। मतलब इन सबसे संबंधित कोई विधेयक आ रहा है तो सबसे पहले आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उस विधेयक को संसद में पेश कर सकते हैं। पहला बात। दूसरा बात, अब वो तो राष्ट्रपति के पास विधेयक आया था ना, तो हो सकता है राष्ट्रपति क्या करे, उस संबंधित विधेयक को
उस विधेयक को, राष्ट्रपति क्या करे, उस विधेयक को उस राज्य विधानमंडल के पास भेज दे, उस राज्य विधान मंडल के पास भेज दे। क्यों भेजे भाई? भेज दे कि आपके राज्य का नाम बदला जा रहा है, या आपके राज्य से एक नए राज्य का निर्माण किया जा रहा है, या आपका क्षेत्र घटाया जा रहा है, या आपका क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है। आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या मत है? किस चीज के लिए भेजेगा? मत के लिए। राष्ट्रपति बोलेगा आपका क्या मत है, राइट ना। अब यहाँ पे टाइम फिक्स रहेगा, याद रखिएगा कि इतने दिन के अंदर आपको जवाब देना है कि आपको क्या सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो सकता है कि उस विधानमंडल का जवाब आ जाए, तो वो जो जवाब आएगा ना, कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उनके बात को एक्सेप्ट ही करेगा, मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति उस विधानमंडल के बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है, मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि उस राज्य विधानमंडल की बात को एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर दे, लेकिन बाध्य नहीं है। ये दो शर्त रखता था। तो एक चीज तो आप समझ गए कि यानी संसद के पास ये पावर है कि वह संसद राज्यों के बिना अनुमति के, एकदम यहां पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिना अनुमति के, कोई जरूरी नहीं है कि संसद राज्य का अनुमति लेगा ही लेगा, नहीं, संसद राज्यों के बिना अनुमति के, ठीक है ना, नए नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, गठन कर सकता है, उनके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। राज्यों की अनुमति नहीं चाहिए, यानी संसद अपनी इच्छा अनुसार भारत का राजनीतिक मानचित्र तैयार कर सकता है। वो राज्यों से पूछने नहीं जाएगा, उनका अनुमति लेने नहीं जाएगा, ये संसद के ऊपर है। संसद जो चाहेगा वही करेगा, राज्य कुछ नहीं कर सकते हैं, बस चुपचाप बैठकर तमाशा देख सकते हैं। यानी एक बात समझिएगा कि संविधान क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व की गारंटी नहीं देता है। अब आपको यहां पे डाउट हो रहा होगा, ये क्या लिख दिए सर आप, कि संविधान क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व की गारंटी नहीं देता। कोई ठीक नहीं है कि आज जो राज्य है वो 5 साल बाद होगा। अगर संसद चाहे तो उस राज्य का नाम बदल सकती है, संसद चाहे तो उस राज्य को तोड़ करके 2-4 नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो राज्य खत्म हो गया कि नहीं हो गया, तो उसका अस्तित्व की गारंटी है नहीं है। यानी संविधान ने क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व की गारंटी नहीं दिया है। और संसद चाहे तो राज्यों के बिना अनुमति के ही, उनकी अनुमति के बिना ही जो मन में आएगा वो कर सकती है, राइट। यानी केंद्र सरकार, देखिए केंद्र सरकार का एक और नाम है संघ सरकार राज्यों को समाप्त कर सकती है, राज्यों को खत्म कर सकती है, राज्यों को खत्म कर सकती है, लेकिन राज्य संघ सरकार को खत्म नहीं कर सकते, राइट। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़िएगा, अब आगे समझते हैं। यानी यहां से एक बात निकल के आई है। उससे पहले अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, या आप लोग साथ साथ लिख रहे होंगे तो और भी अच्छी बात है, राइट ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां से आगे समझेंगे, ठीक ना। देखिएगा, भारत को न देखिए क्या कहा जाता है, भारत को विभाजित, यह बात याद रखिएगा आप लोग, भारत को विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है, अविभाज्य संघ कहा जाता
है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिएगा, जो भारत है, भारत को विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। मैंने आपको बताया ना कि राज्यों को विभाजित करके नए नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन याद करिए पिछला लेक्चर मैंने आपको बताया था किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, राइट ना। लेकिन यहीं पे देखिएगा अमेरिका को क्या कहा गया है? अविभाजित। अमेरिका को अविभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। अविभाज्य संघ कहा गया है। मतलब क्या कि वहां पर अमेरिका में वहां की जो संघ सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो राज्यों को विभाजित नहीं कर सकती है। अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व की गारंटी देता है। मतलब कि अमेरिका में संघ सरकार अगर राज्यों का क्षेत्र बदलना चाहती है, राज्यों का नाम बदलना चाहती है, राज्यों का सीमा में परिवर्तन करना चाहती है, या उस राज्य से एक नए राज्य का निर्माण करना चाहती है, तो सबसे पहले उसे राज्य की अनुमति लेना पड़ेगा। उस संबंधित राज्य से अनुमति लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। कुछ अंतर समझ आया आप लोग को? ये देखिए हिंदुस्तान में क्या है, संसद राज्यों के बिना अनुमति के ही उनके नाम, उनके क्षेत्र, उनके सीमा, यहाँ तक उनके क्षेत्र को बांट करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है। लेकिन अमेरिका में राज्यों से अनुमति लेना ही पड़ेगा, यानी राज्यों का विभाजन आसान नहीं है, नहीं किया जा सकता। इसीलिए अमेरिका को क्या कहा गया है? अविभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ। उम्मीद करते हैं आप लोग ये सब समझ में आ रहा होगा, राइट ना। तो अब आपके एक मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, सर ये विधेयक है, विधेयक लाएंगे तो इस विधेयक को पास कराने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए, कौन सी प्रक्रिया चाहिए ना। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इत्मीनान से आप लोग समझिए, बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में आप लोग को। देखिए अनुच्छेद 3 के तहत ही तो नए राज्यों का निर्माण करेगी, या उनका राज्यों के सीमा में परिवर्तन करेगी, या क्षेत्र में घटाएगी बढ़ाएगी, या उनका नाम में परिवर्तन करेगी, तो उसे संबंधित विधेयक जो है ना, जो विधेयक आएगा वो सामान्य बहुमत से पास किया जाएगा। सामान्य बहुमत प्लस प्रक्रिया क्या होगी? साधारण विधायी प्रक्रिया। सामान्य बहुमत प्लस साधारण विधायी प्रक्रिया। ये क्या है सर, आपने क्या बोल दिया कि अनुच्छेद 3 के तहत जो विधेयक आएगा उसको पास कराने के लिए, संसद से पास कराने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? सामान्य बहुमत चाहिए। सर ये सामान्य बहुमत क्या होता है, मुझे तो नहीं पता है, तो आप घबराइए मत, मैं एक्सप्लेन करूंगा सामान्य बहुमत का मतलब क्या है। आइए जैसे समझिए, वर्तमान में जो लोकसभा है, लोकसभा उसमें कुल 543 सदस्य हैं। कितने हैं? 543। अब उस 543 में से 43 आए ही नहीं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो ये आए ही नहीं। फिर उसके पास क्या होगा? 200 क्या किए? मतदान से दूरी बना लिए, मतलब क्या, उस मतदान में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते थे। तो बचे कितना? बाकी बचे, ध्यान दीजिएगा, 543 में से तो 43 आए ही नहीं थे, तो खत्म हो गए। बचे कितना? 500। अब उस 500 में 200 हिस्सा ही नहीं ले, किसमें? मतदान में। तो कुल बचे कितना? 300। अब इस 300 का 50% ले लीजिएगा। कितना परसेंट? 50%। तो 300 का 50% आ जाएगा 150। आप प्लस में 1 कर दीजिएगा, यानी केवल 151 लोग मौजूद रहे और वोट कर दे तो ये विधेयक क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। इसे ही बोलते हैं सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत में क्या होता है कि जो सदस्य मौजूद है और मतदान में हिस्सा ले रहे हैं,
मैं लिख दे रहा हूं, सदन में मौजूद सदस्य, ठीक है ना, सदस्य जो मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, मौजूद उपस्थित सदस्य तथा मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे, उसका कितना परसेंट बाबू, बोलिए कितना परसेंट, 50%। कितना परसेंट, 50%। फिर से मैं एक बार समझाता हूं। जैसे मान लीजिए, नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग, ठीक ना। जैसे मान लीजिए, एक जस्ट एग्जांपल देते हैं कि टोटल मान लीजिए कि संसद में 600 सदस्य हैं। कितना है, 600। 200 नहीं आए, अइबे नहीं किए, बरुआ था सब, अइबे नहीं किया, तो टोटल बचा कितना, 400। अब उस 400 में उस दिन क्या किया, डरे वोट नहीं किया, बोला कि ना हम नहीं करेंगे। तो देखिए 400 थे, उसमें से 100 को बोला, 100 को नहीं 200 बोला कि हम मतदान नहीं करेंगे। तो 400 में से 200 मतदान नहीं किया, तो बचा कितना, 200। इस 200 का यानी ये 200 लोग जो है उपस्थित हैं और मतदान करने वाले हैं, तो इनका 50%, इनका 50 हो जाएगा कितना, 101। यानी 101 लोग रहेगा, सदन में उपस्थित रहेगा, मतदान करेगा, वो विधेयक क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये था सामान्य बहुमत। उम्मीद करते हैं आपको सामान्य बहुमत समझ में आया होगा, राइट ना। तो ये था हमारा अनुच्छेद 3। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अनुच्छेद 3 अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 4। आइए अनुच्छेद 4 क्या कहता है समझिए, बहुत ईजी। अनुच्छेद 4 तो और भी ईजी है, ठीक है ना। आइए देखिएगा अनुच्छेद 4, राइट। देखिए अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत संसद में जो विधेयक पास किया जाएगा, संसद में जो विधेयक पास किया जाएगा वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। बात को समझिए क्या करा, जो संसद जो है जब अनुच्छेद 2 का उपयोग करेगी या अनुच्छेद 3 का उपयोग करेगी, ठीक है ना, तो वो जो विधेयक पास कराएगी ना, तो वो विधेयक जो है ना अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, बल्कि वह विधेयक जो विधेयक लेकर के आई है वो विधेयक, याद रखिए, सामान्य बहुमत, सामान्य बहुमत तथा साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा पास किया जाएगा, पास किया जाएगा, राइट ना। उम्मीद करते हैं आपको अनुच्छेद 4 समझ में आया होगा, राइट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगला टॉपिक है हम लोग का 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, राइट ना। आइए हम लोग समझने जा रहे हैं 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 क्या कहता है। देखिए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 कहता है। मैं चाहता हूं ना कि पहले आप लोग इसको रटे नहीं, इसका बैकग्राउंड समझ ले, बहुत मजा आएगा। अगर आप इसका बैकग्राउंड समझेंगे तो मजा आने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए, 2-4 मिनट लगेगा बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड समझिए, हुआ क्या था कि 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना आया था। डेट याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता, माउंट बेटन योजना। 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना है, जिसमें इस बात को स्वीकार किया गया कि भारत का विभाजन होगा और भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा, राइट ना। तो विभाजन की बात हुई तो भारत और पाकिस्तान को जब बांटेंगे तो उनके बीच का सीमा होगी कि नहीं होगी। तो भारत और पाकिस्तान के सीमा निर्धारण के लिए, सीमा निर्धारण के लिए सर सिरिल रैडक्लिफ, फिर से मैं नाम बोल दे रहा हूं, सर सिरिल रैडक्लिफ, सर सिरिल रैडक्लिफ को बुलाया गया।
कि भाई साहब आप आइए और भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा खींचिए। ये बहुत बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा खींचने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? सर सिरिल रैडक्लिफ। इनको काम सौंपा गया था। अब देखिए इनके पास क्या था, 5 सप्ताह का समय दिया गया था। कितने सप्ताह का? 5 सप्ताह। समझ रहे कितना टाइम कम है। तो इन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी क्या करके जल्दी में भारत का नक्शा तैयार किया और इनके बीच में सीमा खींचा। अब उस सीमा खींचने में इनसे एक मिस्टेक हो गया। वो मिस्टेक क्या था? समझिएगा मिस्टेक क्या था। राइट ना, आइए मिस्टेक समझिए। मिस्टेक क्या हुआ था इनसे? देखिए पश्चिम बंगाल जो है ना, पश्चिम बंगाल में एक जिला है जो वेस्ट बंगाल है, उसमें एक जिला है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी में एक क्षेत्र था, ठीक है ना, उस क्षेत्र का नाम था बेरूबाड़ी। बेरूबाड़ी। हुआ क्या, जो बेरूबाड़ी था, बेरूबाड़ी वो सर सिरिल रैडक्लिफ ने इंडिया को दिया। किसको दिया? भारत को दिया। लेकिन नक्शा में डालना भूल गए। ये बेचारा लगता है पियक्कड़ थे, हालांकि नहीं थे, ठीक है ना, वो जो भी होंगे उनसे कोई मतलब नहीं है। बेरूबाड़ी किसको दिए? इंडिया को दिए, लेकिन मैप में दिखाना क्या हो गए? भूल गए। मैप में भाई बेरूबाड़ी जब आप इंडिया को दिए हो तो उसे इंडिया के नक्शा में दिखाओ ना, भूल क्यों गए? अब इससे पाकिस्तान को मौका मिल गया और पाकिस्तान चिल्लाने लगा बेरूबाड़ी हमारा है, देखिए भारत के नक्शा में नहीं है। तो मामला क्रिएट हो गया इनके मिस्टेक से, सर सिरिल रैडक्लिफ के मिस्टेक से मामला क्रिएट हो गया। बेरूबाड़ी दिए भारत को और नक्शा में दिखाया ही नहीं। तो अब इस बेरूबाड़ी के जो मसला था, इसको सुलझाने के लिए बग्गे अवार्ड आया। कौन अवार्ड? बग्गे अवार्ड 1950 में। यह असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। डेट याद रखना बस आपको, बग्गे अवार्ड का बात 1950 में। फिर क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू और फिरोज नून समझौता हुआ 1958 में। 1958 में समझौता हुआ। जानते हैं समझौता तक क्या डील हुआ था? डील हुआ था कि बेरूबाड़ी को, जो बेरूबाड़ी है उसको बराबर बराबर बांट दिया जाए। बराबर बांट दिया जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आधा पाकिस्तान ले ले और आधा हिंदुस्तान ले ले। अब भारत में खूब विवाद हुआ, मिला है हमको, हम तुमको काहे दें? वो तो भारत को मिला था, वो तो सर सिरिल रैडक्लिफ का मिस्टेक था, हम तुमको आधा काहे दे, हम नहीं देंगे। बहुत विवाद हुआ, ये भी क्या हो गया? असफल। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सलाह लिया गया। हमारे जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या किया, इस मामले को सोचा चलिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं। देखिएगा, तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह लिया कि क्या भारत के क्षेत्र को विदेशी देश को दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। बात समझे ना, क्या सलाह लिया कि भारत के क्षेत्र को क्या विदेशी देश को दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो हुआ भी संविधान में संशोधन। 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 पारित भी हुआ। लेकिन जानते हैं इतना मुकदमाबाजी राजनीति कि ये भी क्या हो गया? फेल हो गया। राइट ना। तो ये जो विवाद चल रहा था, मोदी जी जब 2014 में आए तो उन्होंने क्या पास किया? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा, सब काम का है, सब काम का है आपका। या नोट्स ले लीजिए या मैं रुक जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 का तहत जानते हैं क्या हुआ? भारत ने कुछ क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को दिया। लिखते चलिएगा आप लोग, भारत ने कुछ भारतीय क्षेत्र किसको दिया? बांग्लादेश को दिया। जानते हैं कितना दिया? 111 अंतर क्षेत्र।
111 अंतर क्षेत्र भारत ने किसको दिया? बांग्लादेश को दिया। भारत ने बांग्लादेश को दिया। और 51 अधिग्रहित किया। इसका मतलब क्या कि बांग्लादेश ने 51 क्षेत्र भारत को दिया, अंतर क्षेत्र भारत को दिया, और ये मामला क्या हो गया? सलट गया। उम्मीद करते हैं आपको 100वां संविधान संशोधन अधिनियम समझ में आया होगा 2015 का। यानी ये भारत और बांग्लादेश के जो सीमा विवादित प्रश्न थे उसको सुलझाने के लिए किया गया था। राइट, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के समझते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का उद्भव कैसे हुआ। राइट ना? तो आइए, टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेश तथा राज्यों का उद्भव। देखिए हुआ क्या, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। एक भारत बना, पाकिस्तान बना, और बच गया कौन? देसी रियासतें। कौन बच गया बाबू? देसी रियासतें। अब इस देसी रियासतों को बोला गया या तो आप भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या तो आप भारत में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या स्वतंत्र रहो। क्या रहो? स्वतंत्र रहो। तो उस समय कुल 552 देसी रियासत में से, देसी रियासत, कुल 552 देसी रियासत में से, कुल 552 देसी रियासत में से 549, कितने? 549, याद रखिएगा 549 भारत में शामिल हो गए। भारत में शामिल हो गए। बचे कितना? 3। कौन थे भाई? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, ये 3 बच गए। ये 3 बरुआ बच गए। तो अब क्या हुआ, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्यवाही, याद रखिएगा पुलिस कार्यवाही, हैदराबाद जो था उसको ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्यवाही द्वारा भारत में शामिल कर दिया गया। भारत में शामिल हो गया। अब बच गया जूनागढ़। कौन बच गया भाई? जूनागढ़। यहां का थोड़ा मैं चाहता हूं इसका बैकग्राउंड समझिए। जूनागढ़ में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन था वो हिंदू थे, वहां का जो नवाब था वो मुस्लिम था। तो यहां पे क्या किया गया? जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह, याद करिए, अगर आप मेरा पिछला लेक्चर पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिला होगा जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है। तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ और वहां की जनता ने बोला कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। किस में शामिल होना चाहते हैं? भारत में शामिल। यानी जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। बच गया कौन? कश्मीर। कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। राइट ना? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को पॉलिटी समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।